क्लास मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरे ख्याल से 2 मिनट पहले मैंने आपसे कुछ पूछा है। आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, कि मैं पढ़ाना शुरू करूं कि ना करूं? आई एम ऑडिबल और नॉट? एक काम करते हैं, जब आप रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाएंगे ना, तब आप मुझे मैसेज कीजिएगा। तब आई जॉइन द क्लास।
सर कहाँ रह गए? गुड आफ्टरनून क्लास। मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। मैं तो 11:45 पे भी आया था, आप लोग थे नहीं। 2-3 मिनट रुका मैं, तो आई जस्ट वेंट बैक। आपकी लास्ट क्लास कौन सी थी? सर केमिस्ट्री के। सर ने कितने बजे छोड़ा था? सर 11:30 के आसपास में। ओके ओके, लास्ट क्लास में हमने सेल वाला चैप्टर पूरा कर लिया था। एक दो पॉइंट्स बताने रह गए थे न्यूक्लियस के बारे में, जिसमें से एक आ रहा है आपके क्रोमोसोम्स के बारे में। दो अलग तरीके के जाइंट क्रोमोसोम्स के बारे में, जाइंट जाइंट क्रोमोसोम्स के बारे में। जाइंट क्रोमोसोम्स में दो तरीके के क्रोमोसोम्स आते हैं, एक पॉलीटिक क्रोमोसोम्स और दूसरे लैम्ब्रेश क्रोमोसोम। कौन से? पॉलीटीन और दूसरे कौन से? लैम्ब्रेश क्रोमोसोम। तो कॉन्सेप्ट ये है कि पॉलीटीन क्रोमोसोम और लैम्ब्रेश क्रोमोसोम कहाँ मिलेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। पॉलीटीन क्रोमोसोम का मतलब क्या है, ये बेसिकली एग्जांपल है इसका। इंसेक्ट्स के सलाइवरी ग्लैंड, इंसेक्ट के सलाइवरी ग्लैंड में मिलते हैं। और होता क्या है क्रोमोसोम, पे अटेंशन, क्रोमोसोम में ये बड़े जाइंट क्रोमोसोम है। इसमें क्या रहता है कि एक क्रोमोसेंटर होता है, क्या बोल रहे हैं, क्रोमोसेंटर, और उससे बहुत सारे मल्टीपल, क्या मतलब निकल रहे हैं, जरा मल्टीपल क्रोमैटिड्स। मल्टीपल क्या है? क्रोमैटिड्स। और उनमें कुछ बैंडिंग पैटर्न रहता है, बैंडिंग जो डार्क स्टेज पे रहते हैं, इस तरीके से बैंडिंग पैटर्न रहता है। एग्जांपल ड्रॉप स्लैबरी ग्लैंड या अदर इंसेक्ट के स्लैबरी ग्लैंड, दैट इज फॉर यू पॉलीटीन क्रोमोसोम। अब इसमें ये एक एक इंडिविजुअल क्या है, दिस इज क्रोमैटिड, इंडिविजुअल क्रोमैटिड्स हैं, और बीच में वी हैव समथिंग नोन एज
क्रोमोसेंटर। बीच में क्रोमोसेंटर और बाकी क्या है द क्रोमैटिड्स। ओके, अगला है हमारा लैम्ब्रश क्रोमोसोम। ठीक है, और लैम्ब्रश क्रोमोसोम के अंदर इनको लैम्ब्रश क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ऑब्जर्व लाइक एक ब्रश जिससे लैम्प साफ करते हैं, जिसे लालटेन बोलते हैं, वो वाले लैम्प की बात होती है। तो लालटेन साफ करने वाला जो लैम्प होता है उसके ब्रश जैसे नजर आते हैं, इसमें लूप्स होते हैं, ज्यादा आरएनए लूप्स यहाँ पे ज्यादा आरएनए लूप्स है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि लैम्ब्रश क्रोमोसोम के क्या स्ट्रक्चर है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। लैम्ब्रश स्ट्रक्चर ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल मिलते कहाँ है? दे आर फाउंड इन arrested oocytes, arrested vertebral oocytes। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? चलिए तो एक सवाल पूछना चाहूंगा। हाँ स्वामी, आवाज आ रही है? सर हाँ, ये oocytes कौन सी स्टेज में अरेस्टेड रहते हैं? सर आई जस्ट बात नो सर आई एम जॉइन नो सर नहीं, यू डोंट नो। सर मैं बोल रहा हूँ oocytes कौन सी स्टेज में अरेस्टेड रहते हैं? काजल जायसवाल, सेम क्वेश्चन। काजल जायसवाल, आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है नहीं आ रही है? इस बात का रिप्लाई आप मैसेज में भी कर सकते हो। मैसेज ऑप्शन इज आल्सो देयर। ओके, बेटर टू एग्जिट देन टू आंसर। काजल अग्रवाल, यस सर। हाँ अब मुझे ये बताओ कि oocytes कौन सी स्टेज में अरेस्टेड रहते हैं? सर oocytes कौन सी स्टेज में अरेस्टेड रहते हैं? सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, साइड्स के बाद क्या बोले सुनाई नहीं दिया। मेरी आवाज ऑडिबल नहीं है आपको? तो क्लियर नहीं आ रही है, तो एक बार वो साइड्स के बाद आपने जो बोला वो फिर से बोल दीजिए। मेरी आवाज किसी को क्लियर नहीं आ रही है या सिर्फ काजल को क्लियर नहीं आ रही है? सर आ रही है क्लियर। बस जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मैं खुद अपने लैपटॉप से रन करके देखता हूँ कि क्या exactly।
ओके, यस काजल अग्रवाल, बताइए। हेलो सो सर एम फेज में होता है टू साइड्स का मिक्सचर। हाँ जी बोलिए। सर एम फेज होता है मेटाफेज। एम फेज में, मेटाफेज में अरेस्टेड होते हैं। सर मुझे जितना याद है। हेलो एनीबॉडी एल्स? सर, ये महेश के नाम से आप हैं? हाँ हाँ, वो मैंने ज्वाइन किया हुआ है, देखने के लिए मेरी आवाज कैसे आ रही कैसे नहीं आ रही। ठीक है सर, ठीक है, ओके। हाँ जी, सर मेटाफेज में ही होता है। हाँ उधर क्या कह रहे हो, बोलो। सर मेटाफेज में ही अरेस्ट होता है उस साइड। मेटाफेज में अरेस्ट होते हैं, वेरी सर गुड। प्रोफेज 1 मियोसिस में प्रोफेज 1 में अरेस्ट होते 1 हैं। में काजल, पलक, सॉरी नहीं, पलक, पलक। पलक की बारी। प्रोफेज 1 में अरेस्ट होते हैं, ठीक है। ये और एनीबॉडी एल्स? सर मियोसिस 1 के प्रोफेज में। प्रोफेज 1 में बोल रहे हो शिवम? या सर मियोसिस 1 ऑफ प्रोफेज। मियोसिस 1 ऑफ प्रोफेज, ठीक है। तो आप में से कुछ प्रोफेज बोल रहे हैं, कुछ मेटाफेज बोल रहे हैं, सही क्या है? मियोसिस हाँ जी, सर मियोसिस 1। मियोसिस सर 1 दो बार कौन सी चीज? सर शायद 2 बार अरेस्ट होता है, एक बार तो मियोसिस 1 के प्रोफेज में और फिर अच्छा मियोसिस 2 के मेटाफेज में। अच्छा, हाँ, अब आपने एकदम सही आंसर दिया है उजैर ने, कि अरेस्ट 2 बार होते हैं टू साइड्स। एक प्रोफेज 1 डिप्लोटीन, दैट वाज द आंसर आई वाज लुकिंग फॉर। प्रोफेज 1 डिप्लोटीन में अरेस्ट होते हैं पहली बार, और दूसरी बार अरेस्ट होते हैं इन मेटाफेज 2। एक अरेस्ट होते हैं फीटल स्टेज में, और एक अरेस्ट होते हैं सेकेंडरी oocyte बनने के बाद, ठीक है। खैर, तो आगे बात करते हैं। तो वही अरेस्ट की बात कर रहा हूँ कि कौन से अरेस्ट की बात हो रही है, डिप्लोटीन वाले अरेस्ट की बात हो रही है। तो जब ये डिप्लोटीन में अरेस्टेड रहते हैं ना, ठीक है, when they are arrested in the डिप्लोटीन, तो उस अरेस्ट की बात हो रही है। उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट जो है, ठीक है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो लैम्प ब्रश की फॉर्म में नजर आते हैं। अब इंपॉर्टेंस क्या है इन जायंट क्रोमोसोम्स की? इन जायंट क्रोमोसोम्स की इंपॉर्टेंस ये है कि जब क्रोमोसोम जायंट हो गए तो आप समझ सकते हैं कि उनको स्टडी करना काफी ज्यादा क्या रहेगा, इजी रहेगा। तो बड़े साइज के क्रोमोसोम को स्टडी करना क्या रहता है, काफी ज्यादा इजी रहता है। इसलिए यही इनका इंपॉर्टेंस है, दैट इज द स्टडी बिकम्स क्वाइट इजी। क्लियर है पॉइंट? आगे बात समझ में, ठीक है। ओके, तो ये तो बात हुई आपके जायंट क्रोमोसोम की, इसको हटा देते हैं और आगे बात करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे आपका न्यूक्लियस वाला पार्ट खत्म हो गया। तो याद रखना, पॉलीटीन क्रोमोसोम इंसेक्ट्स के सलाइवरी ग्लैंड्स में, और लैम्प्रेस क्रोमोसोम डिप्लोटीन में अरेस्टेड, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट, पे अटेंशन। अगला है हमारे पास कुछ सेल ऑर्गेनेल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उसमें से 2 मुझे आपसे डिस्कस करने हैं, 3 डिस्कस करने हैं। सम सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो बारे में एक एक लाइन याद रखिएगा। पहला आ रहा है peroxisome। ना, peroxisome क्या होते हैं, बस इतना याद रखिएगा कि peroxisome एक्चुअली कुछ इसके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि कैटालिस, या ऑफ कोर्स peroxidase, और ये जो एंजाइम है, या एक और एंजाइम ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। ओके, ये जो एंजाइम है कैटालेस, peroxidase, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, these enzymes are certain important enzymes, और ये वो एंजाइम्स हैं जो अल्टीमेटली हेल्प कर रहे हैं किस चीज में, इन द removal of reactive oxygen species. They help in removal of
रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो ROS। एग्जांपल पेरोक्साइड, जैसे कि पेरोक्साइड, सुपर ऑक्सीडेज, पेरोक्सीडेज, सुपर ऑक्सीडेज। जो पेरोक्सीडेज है या सुपर ऑक्सीडेज है, ठीक है ना, इनको हम बुलाते हैं कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। अब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज टर्म क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिए। हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज टर्म इस्तेमाल करते हैं ये बताने के लिए कि कहीं ना कहीं पर ये वाले जो स्पीसीज हैं ये रिएक्टिव है। रिएक्टिव इन सेंस ये आपकी बॉडी में अगर रहेंगे तो आपकी बॉडी को ओवरऑल क्या पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। मतलब बेकार में आपकी बॉडी के अंदर क्या करते रहेंगे, ऑक्सीडेशन वगैरह करते रहेंगे। तो उनको रिमूव करने के लिए, हमारी बॉडी को एक तरीके से आप कह सकते हैं डिटॉक्सिफाई करने के लिए, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज से हटाने के लिए, ठीक है ना, या फ्री रेडिकल्स से हटाने के लिए जो हमारी बॉडी में बेकार में ऑक्सीडेशन करके हमें एजिंग वगैरह कॉज करेंगे, उनको हटाने के लिए काम करते हैं कौन, पेरोक्सिसोम्स। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जहां बात आए रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को न्यूट्रलाइज करने की, वहां आप बात करेंगे जैसे पेरोक्सिसोम्स की, ठीक है ना। अगला वाला जो सेल ऑर्गेनेल है जिसके बारे में आपको बताना दैट इज ग्लाइऑक्सिसोम्स। अब ग्लाइऑक्सिसोम्स एक स्पेशल सेल ऑर्गेनेल है, एक तरीके के पेरोक्सिसोम्स हैं। दे आर मॉडिफाइड पेरोक्सिसोम्स ओनली, पहले ये समझिए, दे आर मॉडिफाइड पेरोक्सिसोम्स ओनली, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो ये मॉडिफाइड पेरोक्सिसोम्स ही हैं, बस इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये फैटी एसिड्स को इस्तेमाल करते हैं, फैटी एसिड्स को इस्तेमाल करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज एंड देन यूज ऑफ दिस ग्लूकोज फॉर एनर्जी। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपकी बॉडी में एक ऐसा हो सकता है कि जो एक्सेसिव ऑफ ग्लूकोज है, एक्सेसिव ऑफ ग्लूकोज है या एक्सेसिव ऑफ शुगर है, वो फैट बन जाए, ठीक है ना। कहते हैं ना बहुत ज्यादा मीठा खाने से आदमी मोटा हो जाता है, तो ऐसा हो सकता है कि जो एक्सेसिव शुगर है वो फैट बन जाए, फैट बन के स्टोर हो जाए, ठीक, करेक्ट। सो एक्सेसिव ग्लूकोज कैन फॉर्म फैट बट वाइस वर्सा, ठीक है, इसका मिररिंग पॉसिबल नहीं है। मतलब आप फैट से ग्लूकोज बना के ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं कर सकते एज एन एनर्जी, मतलब फैट से ग्लूकोज नहीं बना सकते। तो ग्लूकोज से फैट बना सकते हैं लेकिन फैट से ग्लूकोज नहीं बना सकते, ठीक है ना। ये एक शॉर्ट कमिंग है किसकी, एनिमल्स की, लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर ये शॉर्ट कमिंग नहीं रहती है। अब प्लांट्स के अंदर ये वाली शॉर्ट कमिंग क्यों नहीं रहती है, ये उन प्लांट्स के अंदर ये वाली शॉर्ट कमिंग नहीं रहेगी वो प्लांट्स जिनके पास एक स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स है, और उन सेल ऑर्गेनल्स का क्या नाम है, उन सेल ऑर्गेनल्स का नाम है दी ग्लाइऑक्सिसोम्स। तो ग्लाइऑक्सिसोम्स वो सेल ऑर्गेनल हैं जो कैपेबल हैं इस बात के लिए, कैपेबल है इस बात के लिए कि वो फैटी एसिड्स को कन्वर्ट कर सके किसमें, ग्लूकोज में। मतलब फैट को भी इस्तेमाल कर सके डायरेक्टली, फैट डायरेक्टली एनर्जी के लिए इस्तेमाल हो सकता है लेकिन ग्लूकोज बन के ग्लूकोज बना के फैट को इस्तेमाल कर सके एज एनर्जी, ये प्रॉपर्टी है ग्लाइऑक्सिसोम्स की। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ किसी कुछ प्लांट्स में मिलेंगे, और मेनली आपको कौन से प्लांट्स में मिलेंगे, मेनली आपको ये उन प्लांट्स में मिलेंगे जो कि आप समझिए जो जिनसे आपको मेनली ऑयल मिलता है, जैसे कि कैस्टर का प्लांट है, ठीक है ना, या आप समझ लीजिए कि जैसे ऑलिव का प्लांट है, ठीक है ना। मतलब जैसे जिन प्लांट की जो सीड्स होती है ना, जो बेसिकली ऑयल स्टोर करती है, ठीक है ना, जैसे आप वॉलनट की बात कर लीजिए, है ना, या आप ये पीनट की बात कर लीजिए। तो इन सब के अंदर आपको हाई अबंडेंस में मिलेंगे कौन, ग्लाइऑक्सिसोम्स। दे आर लाइक मॉडिफाइड पेरोक्सिसोम्स बट have enzymes to convert fatty acids into glucose, which is incapable for any other animal, ठीक है ना, क्लियर है। तो एनिमल में ग्लाइऑक्सिसोम्स आपको नहीं मिलेंगे, ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में मिलेंगे। ये भी बात आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, क्लियर है पॉइंट, आ रही बात समझ में। तो ये ही दो मेन सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि प्रेजेंट रहते हैं। अब प्लांट्स के पास क्या पेरोक्सिसोम्स जो है वो जनरली नहीं रहते, ठीक है ना। पेरोक्सिसोम्स भी एक तरीके से एनिमल्स की प्रॉपर्टी है। तो प्लांट्स के पास एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बुलाते हैं द सेफलोसोम्स।
सेफेरोसोम्स। अब ये सेफेरोसोम्स क्या है? सेफेरोसोम्स आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, विच बिहेव लाइक पेरोक्सिसोम्स, ठीक है ना, इसलिए इसको प्लांट के पेरोक्सिसोम बोल सकते हैं, प्लांट पेरोक्सिसोम बोल सकते हैं। They behave like peroxisomes. They are helpful in what? They are helpful in removal of the reactive oxygen species. और ये derive किससे होते हैं? ये derive होते हैं, ये बात important है, नोट करने वाली। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सेफेरोसोम्स किससे derive होते हैं? तो they are actually derived from endoplasmic reticulum. ये एक ER का एक फंक्शन हो जाता है, that is formation of the सेफेरोसोम्स। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो ये तीन छोटे-छोटे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इनकी बात ना एनसीईआरटी ने लास्ट टाइम में एक लाइन में की गई है कि there are some other organelles also like peroxisomes, glyoxysomes। तो आपने बता दिया कि peroxisomes भी हैं, glyoxysomes भी हैं, सेफेरोसोम्स भी हैं। आइए इसको नक्शे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जहाँ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ऑफ रिमूवल ऑफ एनिमल्स की बात आएगी, वहां पे आप बात करेंगे peroxisome। जहाँ एंजाइम की बात आएगी, नोन एज कैटालिस्ट, पेरोक्सिडेज, आप बात करेंगे इसकी peroxysomes की। ये एंजाइम आपको पता होना चाहिए। ये मैंने जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाया आपको, तो उसमें जब वो आया था हीम एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो हीम एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जांपल मैंने आपको पेरोक्सिडेज दिया था। इन दोनों एंजाइम्स के अंदर हीम क्या होता है? एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। वहां से भी मैंने वहां पे भी एंजाइम्स को डिस्क्राइब किया था। तो दैट इज ऑल अबाउट द पेरोक्सिसोम। फिर ग्लायोक्सिसोम्स प्लांट्स में होते हैं, फैट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आप बोलेंगे फैट को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करने के लिए, दैट्स रॉन्ग। वो हम भी कर सकते हैं, हम भी फैट को एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? फैट को डायरेक्टली ब्रेक करके एनर्जी, ठीक है ना, उसको सिट्रिक एसिड से जोड़, तो सिट्रिक एसिड साइकिल से जोड़ के हम काम कर सकते हैं। लेकिन हम फैट को ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो फैट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए कौन है? ग्लायोक्सिसोम्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली द सेफेरोसोम्स, जो कि मैं आपको बताया गया कि दे आर नथिंग बट द प्लांट पेरोक्सिसोम्स। प्लांट पेरोक्सिसोम्स के नाम से आप इसको अपने माइंड में रख सकते हो और क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। So that is all about the cell chapter खत्म हो गया और हम next chapter में चलेंगे, that is the structural organization in animals। किसी के पास कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट फ्रॉम एनीवन? No, sir. ओके, चलिए फिर आगे बात करते हैं। विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक्स। तो अगला जो चैप्टर हमारे पास है द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, उसकी हम बात करेंगे। ओके, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की बात करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की अगर हम बात करने जा रहे हैं, तो हमारे पास इसमें बेसिकली दो पार्ट्स हैं, दैट इज एनिमल टिश्यू एक पार्ट, और दूसरा है कुछ एनिमल्स, जिसमें एक ही एनिमल हमें डिस्कस करना है नेटवर्क सिलेबस के साथ, दैट इज कॉकरोच। तो कॉकरोच का डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, कॉकरोच में आपको एनिमल किंगडम में पढ़ाऊंगा, जब आर्थ्रोपोडा आएंगे तब कॉकरोच को डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए हमारा मेन टॉपिक क्या रहता है? कुछ टिश्यूज के बारे में बात करना। तो आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ अबाउट दी एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टार्टिंग विद द एपिथेलियल टिश्यू। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा पहला क्या है? एनिमल टिश्यू। ये मैं आपको एक ब्रीफ दे रहा हूँ, एनिमल टिश्यू की बात करेंगे इसमें। और जब एनिमल टिश्यू की बात करते हैं तो ये बहुत छोटी क्लासेस से आपको पता है, 4 तरीके के एनिमल टिश्यू पाए जाते हैं। एक एपिथेलिया, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा मस्कुलर, और चौथा आपका नर्वस। ओके, आज हम एपिथेलिया और थोड़े से कनेक्टिव के हो सका तो बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम द एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू की बात करने जा रहे हैं। नाउ एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? बहुत सिंपल सा कांसेप्ट है, एपिथेलिया। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू आपकी बॉडी का
वो टिश्यू है जो कि आपको सपोर्ट दे रहा है। कैसे सपोर्ट दे रहा है? मान लीजिए कोई ऑर्गन है, लेट्स से एलिमेंट्री कैनाल की बात कर लेते हैं। अब जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है, राइट, आपके एलिमेंट्री कैनाल मान लीजिए स्टमक है, तो स्टमक की जो आउटर कवरिंग है, ठीक है, आउटर कवरिंग है, वो एपिथेलिया से बनी है। स्टमक की इनर वाली जो मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, वो भी कैसे बनी है? वो भी एपिथेलिया से बनी है। तो आउटर मेम्ब्रेन एपिथेलिया, इनर मेम्ब्रेन एपिथेलिया। तो दोनों ही चीजें कैसे बनी हुई है? एपिथेलिया से बनी हुई है। इतना ही नहीं, आपकी अगर बॉडी की बात करें, किस बात करें? आपकी बॉडी की बात करें, तो इवन आपकी जो बॉडी है उसमें भी अगर हम बात करना चाहें, तो आपकी बॉडी की आउटर कवरिंग में क्या है? स्किन क्या है? स्किन इज व्हाट? स्किन इज एपिथेलिया। आ रही बात समझ में? बॉडी की आउटर कवरिंग छोड़ो, बॉडी की इनर लाइनिंग की बात करते हैं। बॉडी की आपकी इनर लाइनिंग में क्या है? अगेन इट इज एपिथेलिया। तो आई सपोज बहुत ही सिंपल सी चीज है कि आपकी बॉडी की कवरिंग में हर चीज में कौन काम कर रहा है? एपिथेलिया काम कर रहा है। अच्छा, आपको कुछ सेक्रेट करना है, ग्लैंड्स हैं, वो भी क्या है? एपिथेलिया। स्वेट ग्लैंड एपिथेलिया, सेबेशियस ग्लैंड्स एपिथेलिया, मैमरी ग्लैंड्स एपिथेलिया। और अगर इंटरनल ग्लैंड्स की बात करें तो पैंक्रियास मेड अप ऑफ एपिथेलिया, थायराइड मेड अप ऑफ एपिथेलिया, मतलब एड्रिनल ग्लैंड मेड अप ऑफ एपिथेलिया। तो दर ग्लैंडुलर है आजकल, तो बॉडी में सेक्रेशंस करना। अच्छा, एब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइन में कुछ एब्जॉर्ब किया तो कहाँ एब्जॉर्ब कर गया? एपिथेलिया में। एब्जॉर्प्शन के लिए कौन काम करेगा? एपिथेलिया, ठीक है ना? ओके, रीएब्जॉर्प्शन, आपने किडनी में रीएब्जॉर्प्शन पढ़ा होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल है? एपिथेलिया। तो एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन और सपोर्ट, है ना, सेक्रेशंस, इन सब के लिए कौन काम करेगा? डी एपिथेलियल टिश्यू काम करेगा। ओके, तो जो एपिथेलियल टिश्यू है उसको अगर हम बेसिक के इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें तो आपको एपिथेलिया दो तरीके का मिल जाएगा। जैसे कि अगर आपको ऐसा एपिथेलिया मिलता है जिसमें क्या है, लेट्स से एक ही लेयर है, तो किसी एपिथेलिया के अंदर लेट्स से एक ही लेयर है ना, तो हम उस एपिथेलिया को बोलते हैं तो सिंपल एपिथेलिया। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर एक ही लेयर होगी तो क्या बोलेंगे? सिंपल एपिथेलिया। अगर यही लेयर्स मल्टीपल हो जाती है, बहुत सारी हो जाती है ना, बहुत सारी हो जाती है, जैसे कि आप इस नीचे देख रहे हो, तो दिस एपिथेलिया, अगर ये एपिथेलिया जो आपका है इसमें मल्टीपल लेयर्स है, दिस इज नोन एज द कंपाउंड एपिथेलिया। ओके, तो एक आपके लिए क्या है? सिंपल एपिथेलिया, और एक आपके लिए क्या है? कंपाउंड एपिथेलिया, ठीक है? I suppose this is pretty much clear to everybody. Okay. Now, एपिथेलिया के बारे में एक दो चीज और बताना चाहूंगा मैं, आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि जो आपका एपिथेलियल टिश्यू है, राइट, इसके दो पार्ट्स होते हैं। मतलब कि कोई भी एपिथेलियल टिश्यू चाहे कंपाउंड हो चाहे सिंपल हो, आपको दो चीजें नजर आएंगी। क्या? ओके, तो आपको दो चीजें नजर आएंगी। ये वाला हिस्सा इसको बोलेंगे फ्री सरफेस, देखिए फ्री सरफेस कहीं भी हो सकता है। मान लीजिए आपकी स्किन का एपिथेलिया है, तो फ्री सरफेस का होगा स्किन के बाहर, बॉडी के बाहर, ये फ्री सरफेस है ना। अगर यही आपकी बॉडी की लाइनिंग होती तो उसके एपिथेलिया का फ्री सरफेस कौन था? बॉडी कैविटी के अंदर। कोई ऑर्गन होता, ऑर्गन की एपिथेलिया का आउटर कवरिंग होती, उसका फ्री सरफेस कौन था? बॉडी कैविटी में। और अगर इनर लाइनिंग होती उसका फ्री सरफेस कौन था? गट की कैविटी की तरफ, मतलब ऑर्गन की कैविटी की तरफ। आ रही बात समझ में? तो मान लीजिए स्टमक की लाइनिंग है, स्टमक का म्यूकोसा है, उसका फ्री सरफेस क्या होगा? स्टमक के अंदर। और स्टमक की आउटर मोस्ट कवरिंग है, सेरोसा है, उसका फ्री सरफेस क्या होगा? बॉडी कैविटी की तरफ। करेक्ट? तो एक रहता है हमेशा क्या? फ्री सरफेस रहता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा नीचे की तरफ आप देखोगे there is a structure, there is something known as the basement membrane. क्या रहता है? The basement membrane. अब नीचे ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कुछ फाइबर्स बनेंगे, ठीक है, फाइबर्स, ठीक है ना। और ऑफ कोर्स नीचे और कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लूकोपॉलीसैकेराइड्स, क्या ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लूकोपॉलीसैकेराइड्स, क्या बोला मैंने बोला ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स यहाँ पे आप लोग अच्छे से ग्लाइकोप्रोटीन्स प्लस म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स,
म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स में म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स रहेंगे, इस वाले हिस्से को, ये दोनों में रहेंगे, सिंपल में कंपाउंड दोनों के दोनों में इस हिस्से को हम बुलाते हैं क्या, का बेसमेंट मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो एक तरफ क्या हो गया, फ्री सरफेस हो गया, दूसरी तरफ क्या हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया। ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, एपिथेलिया। ध्यान समझिएगा, ये जो एपिथेलिया है इसके बीच में अगर आप देखेंगे तो ये क्लोजली पैक्ड रहता है। एपिथेलिया इज अ क्लोजली पैक्ड टिश्यू, राइट। अब ये क्लोजली पैक्ड रहता है तो, और इसमें काफी जगह बीच में जंक्शंस भी रहती है, जंक्शंस भी रहती है, जंक्शंस भी प्रॉपर्टी है, क्योंकि जंक्शंस भी रहती है, क्लोजली पैक्ड रहता है। तो क्योंकि क्लोजली पैक्ड है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एपिथेलिया की एक प्रॉपर्टी ये भी हो जाती है कि इट इज क्लोजली पैक्ड with little intercellular spaces, with little intercellular spaces. तो intercellular आप स्पेस बोल दीजिए तो भी ठीक है, आप मैट्रिक्स बोल दीजिए तो भी ठीक है। तो लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस है, लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स ऐसा बोल सकते हो। मैट्रिक्स इसको बोलते हैं सेल के बाहर जो हिस्सा रहता है, जो जिसपे साइड टिका हुआ है, उस जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसको आप मैट्रिक्स बोल सकते हो। या तो आप बोल सकते हो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कम है, मतलब इसमें स्पेस, या बोल सकते हो इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, कम है। या आप सिंपली बोल सकते हो कि वो कंपैक्टली पैक्ड है। फिर अच्छा एक चीज और बताता हूं मैं आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। मान लीजिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये भी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। अब वो बेसमेंट मेम्ब्रेन कर क्या रही है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज एक्चुअली अ लिंक बिटवीन एपिथेलियल टिश्यू एंड द अंडरलाइंग टिश्यू। और अंडरलाइंग टिश्यू एक्चुअली क्या होता है, underlying tissue is actually the loose connective tissue, mostly the areolar connective tissue. Areolar connective tissue. तो एपिथेलिया के नीचे जनरली क्या रहता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बेटा वो टिश्यू है जहां पे ब्लड सप्लाई आएगी, जहां पे ब्लड वेसल्स आएंगे। तो जो ब्लड वेसल्स है ना वो कहां पे आती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में आती है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में आती है। तो ब्लड से कुछ चीजें अगर इसको चाहिए तो वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से होके फिर यहां जाएंगी, और इसको कुछ चीजें देनी है तो वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से होते हुए यहाँ जाएंगी। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन सर्व्स अ कनेक्शन बिटवीन द एपिथेलियल टिश्यू एंड द अंडरलाइंग टिश्यू। क्लियर पॉइंट, ये आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे, राइट। तो आपने ये भी देखा कि एपिथेलियल टिश्यू डायरेक्टली वैस्कुलर नहीं है। वैस्कुलर मतलब वैस्कुलैरिटी, कोई बोले ना कोई चीज वैस्कुलर है, इसका मतलब वहां पे ब्लड सप्लाई है या नहीं। देखिए अभी तक तो हम पढ़ रहे थे सारी चीजें ना जनरल सी, बायोमोलिक्यूल जो प्लांट और एनिमल दोनों में होता है ना। और सेल की बात करिए हमने जो प्लांट और एनिमल दोनों में होती है। इस चैप्टर से पहली बार हम एक्चुअली जूलॉजी में एंटर किए, ठीक है ना। तो कुछ टर्म्स मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ। कोई चीज बोले कि ये टिश्यू वास्कुलर है या हाईली वास्कुलर है, तो कोई बोलता है कि कोई टिश्यू हाईली वास्कुलर है तो उसका बेसिक सा मतलब ये है कि वहां पर अच्छी खासी ब्लड सप्लाई है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपका जो लंग्स है, एल्वेलाई है, दे आर हाईली वैस्कुलर, क्योंकि वहां पे अच्छी खासी ब्लड सप्लाई है, ठीक है ना। तो वैस्कुलैरिटी का मतलब ब्लड सप्लाई से होता है, ओके। तो जब भी मैं बोलूं वैस्कुलैरिटी मतलब ब्लड सप्लाई। प्लांट्स में यही बात अलग हो जाती है, बस बात सेम रहती है बट कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो जाता है। प्लांट में जब वैस्कुलैरिटी की बात करते हैं तो वही है ट्रांसपोर्ट, जैसे आपका ब्लड ट्रांसपोर्ट में मदद कर रहा है, प्लांट में ट्रांसपोर्ट का में जाइलम फ्लोएम आ जाते हैं। तो वहां प्लांट का वैस्कुलर होना मतलब क्या उसके पास ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ है या नहीं है, जाइलम या फ्लोएम है या नहीं है। तो बात वही है, बात सर्कुलेशन की ही है, बात ट्रांसपोर्ट की ही है। बस वैस्कुलैरिटी एनिमल्स के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ब्लड इज द मेन फ्लूइड ट्रांसपोर्टिंग, तो वैस्कुलैरिटी यहाँ पे ब्लड वेसल से हम रिलेट करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि एपिथेलियल टिश्यू, ये देखिए छोटी छोटी लाइनें होती है, इंपॉर्टेंट होती है ना। ये लाइन आ जाती है तो कंफ्यूज हो जाओगे कि एपिथेलियल वैस्कुलर है या एवास्कुलर है। हम क्या बोलते हैं, इट इज नॉट डायरेक्टली वैस्कुलर, ठीक है ना। वहां पे डायरेक्टली ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है, नीचे वाले एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में। क्लियर। तो जनरली जो एपिथेलिया होता है, ठीक है ना, वो डायरेक्टली वैस्कुलर नहीं होता, कैसा होता है, इनडायरेक्टली कैसे, ठीक है ना। So that is the all basic points about the epithelial tissue. आइए मैं आपको स्पेसिफिक epithelial tissue के बारे में वन बाय वन बताना शुरू कर देता हूँ। ओके, किसी को डाउट तो नहीं है, यहाँ तक आगे बात करें।
यहाँ तक कितने क्लियर है? ओके, तो आगे बात करते हैं। पहले सिंपल एपिथेलिया की बात कर रहे हैं। सिंपल एपिथेलिया में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, पे अटेंशन। सिंपल एपिथेलिया में सबसे पहले आएगा हमारे पास स्क्वामस, स्क्वामस एपिथेलिया, ठीक है ना। फिर आएगा हमारे पास क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलिया, स्क्वामस एपिथेलिया, ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलिया। तीसरा आएगा हमारे पास कॉलमनार। चौथा हमारे पास आएगा स्यूडोस्ट्राटिफाइड। स्यूडोस्ट्राटिफाइड, आगे बात समझ। तो वी हैव स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, स्यूडोस्ट्राटिफाइड, कहानी खत्म। इतने ही चार है मेजर, बाकी सब इनके मॉडिफिकेशन, बाकी सब इनके मॉडिफिकेशन। तो ये पहले टिश्यू की बात करते हैं, दैट इज द स्क्वामस एपिथेलिया। ओके, तो स्क्वामस एपिथेलिया का जब मैं डायग्राम बना रहा हूं, द टॉप व्यू, कैसा व्यू? द टॉप व्यू कुछ ऐसा नजर आता है मुझे, मतलब थोड़ा सा हेक्सागोनल टाइप का, जैसा आप देख सकते हैं आप, थोड़ा सा हेक्सागोनल टाइप का। ओके, तो इस तरीके का हेक्सागोनल टाइप का ये पीस नजर आएगा। कैसा व्यू है? टॉप व्यू। टॉप व्यू मतलब मैं ऊपर से देख रहा हूं, राइट? क्लियर? ओके, तो टॉप व्यू के अंदर ये कैसा नजर आ रहा है? हेक्सागोनल नजर आ रहा है। जैसे कभी आप पेडेस्ट्रियन पाथ होता है, जैसे उसको पेवमेंट बोलते हैं, है ना। रास्ते में जैसे टाइल्स बिछी होती है, जहाँ साइड 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 वॉक होता है ना। तो वहां पे जैसे टाइल्स बिछी होती है वैसा है, तो इसको हम पेवमेंट एपिथेलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेवमेंट एपिथेलिया। स्क्वामस एपिथेलिया आल्सो नोन एज द पेवमेंट एपिथेलिया। पेवमेंट एपिथेलिया इसका एक नाम है, बड़ा एक कॉमन सा, पेवमेंट एपिथेलिया। ओके, अच्छा, ये तो इसका टॉप व्यू है। अच्छा, इसमें न्यूक्लियस है बहुत ही छोटा सा, स्मॉल न्यूक्लियस, लेकिन न्यूक्लियस कहाँ है? सेंटर में, स्मॉल बट इन द सेंटर। कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस छोटा है लेकिन कहाँ पर है? सेंटर में है। क्लियर पॉइंट? आई बात समझ? ओके, देखिए इसका टॉप व्यू है। अगर साइड व्यू देखोगे तो इसका साइड व्यू ऐसा कुछ नजर आएगा, समथिंग लाइक दिस। इसके ये इसका ऐसे कुछ साइड व्यू रहता है, याद रखिएगा कि ये टॉप व्यू में ऐसा दिखता है। अच्छा, अब एग्जांपल्स के ऊपर आ जाते हैं। अब देखिए टिश्यू कौन सा है, वो कहाँ मिलेगा, उसको याद रखने के लिए आपको थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए कि टिश्यू की प्रॉपर्टीज क्या है। अगर टिश्यू की प्रॉपर्टी क्लियर है, वो क्या करता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो आपको याद रहेगा कि वो कहाँ मिलता है, राइट? ओके, चलिए मैं आपको स्क्वामस एपिथेलिया के बारे में बताता हूँ कि आपको कहाँ मिलेगा। देखिए स्क्वामस एपिथेलिया की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि दिस इज द थिनेस्ट एपिथेलिया, बहुत ही पतला एपिथेलिया, दिस इज थिनेस्ट। और सभी एपिथेलिया में जो सबसे पतला है वो कौन सा है? स्क्वामस एपिथेलिया। अब मेरी बात आप सब लोग ध्यान से सुनेगा, एग्जांपल्स आप खुद लिखेंगे, मैं कुछ नहीं लिखवाऊंगा, यू कैन राइट इट बाय योर ओन। आपने पढ़ी है सारी चीजें, फिजियोलॉजी की है, ध्यान से सुनेंगे एवरीवन। स्क्वामस एपिथेलिया क्योंकि बहुत ही ज्यादा पतला है, ठीक है, इसलिए इसका पहला एग्जांपल आता है जहां पे एक्सचेंज करना होगा वहां पे। और एक्सचेंज पे आते हैं, सबसे पहले हमें एक्सचेंज करनी होती है एयर। मैंने सांस ली, मैंने हवा भर ली, कहाँ भरी? लंग्स के अंदर। लेकिन ये हवा लंग्स के अंदर थोड़ा रह जाएगी, ये जो एयर है मुझे लंग से हमारे ब्लड में लेके जानी है। तो लंग से ब्लड में लेके जाने के लिए मुझे, अच्छा ये हवा आई कहाँ है? लंग्स के अंदर, एल्वोलाई। क्लियर? और जानी क्या है? ब्लड के अंदर। तो एल्वोलाई से जब ये ब्लड में जाएगी तो ये, बट ऑब्वियसली बात है कि मैं मिनिमम थिकनेस चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ मैं? आई वांट मिनिमम थिकनेस। तो मैंने जो एल्वोलाई का जो एपिथेलिया बना रखा है, एल्वोलाई सिंगल लेयर एकदम पतले होते हैं। एल्वोलाई का जो एपिथेलिया मैंने बना रखा है वो कौन सा एपिथेलिया है? द स्क्वामस एपिथेलिया। तो एल्वोलाई का एपिथेलिया पहला एग्जांपल है, क्या होता है? स्क्वामस एपिथेलिया। अब एल्वोलाई से तो निकल गए, एंटर किसमें करना है? ब्लड में।
पता चला एल्वुलाई का तो पतला एपिथेलिया था, ब्लड का बड़ा मोटा एपिथेलिया, फिर तो वो दिक्कत आ जाएगी। तो ब्लड कैपिलरी जहां पर एक्सचेंज होना है उसका एपिथेलिया भी कैसा होता है, बहुत ही पतला होता है, और वो भी कैसा होता है, स्क्वामस होता है। तो दूसरा एग्जांपल आपके पास क्या हो गया, ब्लड कैपिलरी का एपिथेलिया, यानी एपिथेलिया ऑफ द ब्लड कैपिलरी, जिसको हम एंडोथीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोथीलिया। क्लियर पॉइंट। तो आप बोल सकते हैं एल्वुलर एपिथेलिया, एंडोथीलिया ऑफ द ब्लड कैपिलरीज, ये 2 एग्जांपल हो गए। तीसरा एग्जाम्पल, अब चलते हैं हम थोड़ा सा एक्सक्रीशन के अंदर। अब जब एक्सक्रीशन के अंदर आएंगे तो आपको पता है कि देयर इज समथिंग नोन एज बॉमन्स कैप्सूल। अब आपको ये बेसिक आइडिया नहीं है तो अब दिस इज गोइंग टू बी टफ फॉर यू देन, ठीक है ना। तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आपके किडनी के अंदर जो यूनिट है उसे हम नेफ्रॉन बोलते हैं, और नेफ्रॉन के अंदर हाई ब्लड सप्लाई है, और वो हाई ब्लड सप्लाई होती है एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरी के अंदर, उसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए मेरा हाथ क्या है, ग्लोमेरुलस है, ठीक है ना, यहाँ पे ब्लड सप्लाई है, और नीचे वाला हाथ क्या है, दैट इज बोमन्स कैप्सूल। तो ब्लड ग्लोमेरुलस से निकल के कहाँ आता है, बोमन्स कैप्सूल में आता है। ब्लड कैपिलरी से निकला कहाँ है, बोमन्स कैप्सूल में। क्लियर। अब जो ब्लड कैपिलरी है, ग्लोमेरुलस क्या, ब्लड कैपिलरी, अभी बताया ब्लड कैपिलरी का क्या एपिथेलिया, स्क्वामस एपिथेलिया, तो पतला सा होता है, तो चीजें इजीली निकल के आ जाती हैं। अब बॉमन्स कैप्सूल का एपिथेलिया भी हमने कैसा रखा, स्क्वामस रखा, ताकि इजीली चीजें क्या हो जाए, फिल्टर हो जाए। आरी बात समझ में। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इन द नेफ्रॉन और एक्सचेंज ऑफ एयर इन द एल्वुलाई, दोनों में हेल्प कर रहा है कौन, स्क्वामस एपिथेलिया। तो आपके पास 3 एग्जांपल्स हो गए स्क्वामस एपिथेलिया के। पहला एल्वुलर एपिथेलिया, दूसरा द एंडोथेलिया ऑफ द ब्लड कैपिलरीज, और तीसरा द बॉमन्स कैप्सूल, यार इट्स BOWMAN दैट इज बॉमन्स कैप्सूल, ठीक है ना। मतलब कि वुमेन ही है, वुमेन में W हटा के D लगा दीजिए, दैट्स बॉमन्स कैप्सूल, ठीक है ना। खैर मुझे इतना बताना चाहिए नहीं आपको, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी बेसिक, आपने 10th में पढ़ा है और आपने 11th में पढ़ा है, फिर बहुत बड़ा है। ओके, तो ये आपके एग्जांपल हो गए किसके, स्क्वामस एपिथेलिया के। आई सपोज एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। कोई डाउट है किसी को, आगे बात करें। Yes, sir. ओके, तो स्क्वामस के आगे नेक्स्ट होता है कि क्यूबॉइडल एपिथेलिया होगा। अगला है द क्यूबॉइडल एपिथेलिया, बहुत ही बेसिक है क्यूबॉइडल एपिथेलिया। अब क्यूबॉइडल और कॉलमनर मैं आपको सबको साथ साथ बना के बता रहा हूँ। मैं आपको 2-3 डायग्राम बना रहा हूँ, देखिए बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखिए क्यूबॉइडल कैसा है, क्यूब लाइक है ना, देख रहे हैं आपसे, एक क्यूब लाइक, और बीच में छोटा सा न्यूक्लियाई, सेंट्रल न्यूक्लियाई, स्मॉल न्यूक्लियाई एंड क्यूब लाइक सेल्स। ये प्रॉपर्टी होगी जिसकी क्यूबॉइडल एपिथेलिया। ये हो गया आपका क्यूबॉइडल एपिथेलिया, ठीक। कैसा, क्यूब लाइक सेल्स विद सेंट्रल न्यूक्लियाई, स्मॉल सेंट्रल न्यूक्लियाई। ओके, करिए इसको मार्क करिएगा, स्मॉल सेंट्रल न्यूक्लियाई। ओके, फिर अब इसकी बहुत सारी मॉडिफिकेशन होती है जो इंपॉर्टेंट है, मुझे समथिंग टू लुक आउट फॉर। थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो हमने क्या किया, क्यूबॉइडल एपिथेलिया के ऊपर सीलिया बना दी। सीलिया को जान दिया हमने, कल पढ़ाई है 9+2 का रेंज में। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स बना दिए, प्रोटीन फिलामेंट्स बना सीलिया, ठीक है। और सीलिया का फंक्शन होता है चीजों को मूव करना, ये दाएं बाएं दाएं बाएं वाइपर की तरह मूव करेंगे और चीजों को मूव करेंगे। दैट इज सीलिएज क्यूबॉइडल एपिथेलिया। क्या बोलेंगे उसको, सीलिएज क्यूबॉइडल एपिथेलिया। ओके, गुड। नेक्स्ट चलते हैं, एक मॉडिफिकेशन और है, क्या है मॉडिफिकेशन, अटेंशन। अब क्या हुआ कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही फोल्डेड है, मतलब कोई प्रोटीन का स्ट्रक्चर नहीं है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो खुद ही क्या है, फोल्डेड है। ओके, और इस फोल्डेड स्ट्रक्चर को बुलाते हैं माइक्रोविलाई। क्या बुलाते हैं, माइक्रोविलाई। ओके, तो ये आपके, अब इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर ही बने आउटर अपीयरेंस का बॉर्डर है, वो बॉर्डर
ब्रश जैसा है, उसके मैं ऐसे कर दूंगा, पेंट ब्रश नजर आएगा, इसको डालिए, इससे उठाइए ना, पेंट कर सकते हैं, पेंटिंग ब्रश नजर आता है ना। तो इसको हम बोल देते हैं प्यार से बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर एपिथेलिया, तो इट इज नोन एज बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर एपिथेलिया। ठीक है, क्लियर है? ओके, ये तो है कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बात। आगे नेक्स्ट चलते हैं, फिर आगे और कुछ बातें करेंगे। अब बात करते हैं थोड़ा सा कॉलमनार की, फिलहाल एक्सप्लेन टू कर। अब कॉलमनार में क्या है, टॉल कॉलम लाइक सेल्स, टॉल कॉलम लाइक सेल्स है, तो दैट इज नोन एज द कॉलमनार एपिथेलिया। इसका न्यूक्लियाई इलोंगेटेड होता है। कैसा होता है? इलोंगेटेड, लंबा लंबा इलोंगेटेड न्यूक्लियाई होता है, तो लॉन्ग इलोंगेटेड न्यूक्लियाई। ये डिफरेंस है, इसमें सेंट्रल न्यूक्लियाई नहीं, बेसिकली लोअर रीजन पे रहता है, नीचे की तरफ रहता है, इलोंगेटेड रहता है। कैसा रहता है? इलोंगेटेड। दिस इज कॉल्ड इलोंगेटेड न्यूक्लियाई। और सेल्स भी कैसे हैं? टॉल कॉलम लाइक, टॉल कॉलम लाइक। तो ये आपके लिए क्या हो गया? ये आपके लिए हो गया कौन सा एपिथेलिया? द कॉलमनार एपिथेलिया। इसकी भी मॉडिफिकेशन दो तो ऐसी हो जाएगी, एक और मैं बताऊंगा। इसकी तो तीन मॉडिफिकेशन बताऊंगा। एक तो आपको सिंपली देखिए कैसे वाली, ये सेरियड, जैसे कि बॉडी थी सेम, तो यहाँ पे हम नाम क्या दे देंगे इसका? यहाँ पे हम इसका नाम दे देंगे कॉलमनार सीरियड एपिथेलिया, या सीरियड कॉलमनार एपिथेलिया। बहुत ही सिंपल, सीरियड कॉलमनार एपिथेलिया। जैसे कि ये सीरियड के वर्ड, ये सीरियड कॉलमनार। अच्छा, और क्या मॉडिफिकेशन है? सेम माइक्रोवेव वाला, यहाँ भी हो सकती है। यहाँ भी हो सकती है, तो दैट बिकम्स ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलिया, ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलिया, ब्रश बॉर्डर कॉलमनार। चलिए एक और मॉडिफिकेशन, उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले आप इतना समझ लीजिए। अब इन सब के एग्जांपल्स बताऊंगा आपको, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि कौन सा वाला काम लेगा, क्या होगा। नाउ सबसे पहले आप इंपॉर्टेंस समझिए, पहले समझिए सिलेटेड की इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। ओके, अब ये मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे आराम से बैठ के बता सकता हूँ, एक एक करके आराम से, वन बाय वन डीलिंग विद एवरीबॉडी। ओके, नाउ मेरी बात ध्यान से सुनेगा सब लोग, है ना। जस्ट पे अटेंशन टू व्हाटएवर आई एम सेइंग। ओके, नाउ सिलिएटेड के इंपॉर्टेंस आपको क्लियर है कि सिलिया बीट करता है ना, बीट करके चीजों को डायरेक्शन दे सकता है कि तुम यहाँ जाओ, या ऐसे ऐसे बीट करके तुम यहाँ जाओ, मतलब चीजों को यहाँ जाना है या यहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है वो सिलिया कर सकता है। ऐसे ऐसे चलेगा तो आगे धक्का देगा, ऐसे ऐसे चलेगा तो इस तरफ धक्का देगा, और ये आप जानते हो, ठीक है ना। जब ये बॉडी के बाहर आता है, मतलब पैरामीशन की बॉडी के बाहर है, पैरामीशन को मूव करवा रहा है, ठीक है ना। एक ऑर्गेनिज्म पढ़ोगे आप, लेट्स से प्लेनेरिया, प्लेनेरिया के बाहर भी सिलिया होता है, लोकोमोशन कराता है। तो बॉडी के बाहर होता है तो लोकोमोशन कराता है, और बॉडी के अगर अंदर है तो चीजों को मूव कराएगा। तो चीजों को जहां मूव कराने वहां पे आपको क्या चाहिए? सिलेटेड एपिथेलिया चाहिए। आपके पास क्वेश्चन ना कि बॉडी कॉलमनार करके नहीं आता, आपके पास सिंपल क्वेश्चन आता है सिलेटेड कहाँ मिलेगा, या इनमें से कहाँ सिलेटेड मिलेगा, ऐसा वाला, ठीक है ना। जनरली क्वेश्चन यही आता है, ठीक है। बट स्टिल मैं आपको बता दूंगा, स्पेसिफिकली भी बता दूंगा। ओवरऑल सिलेटेड का फंक्शन याद रखो कि सिलेटेड कहाँ मिलना चाहिए, है ना। अच्छा, ब्रश बॉर्डर वाला कैसा है? थोड़ा ऐसे, है ना। अब देखिए इससे क्या हो गया कि एक लाइन है, ये एक लाइन खींची मैंने ऐसे, राइट, और एक लाइन खींची ऐसे। आप खुद सोच सकते हो, एक पर्सन को यहाँ से यहाँ जाना है, और एक पर्सन को ये सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करना है, लेकिन ऐसे ऐसे, है ना। तो बट ऑब्वियसली बात है कि टाइम ज्यादा किस में लगेगा? नीचे वाले में टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। अब एक जगह चीजें ऐसे मूव कर रही हैं, एक जगह चीजें ऐसे मूव कर रही हैं, तो जहां चीजें ऐसे ऐसे करके मूव कर रही हैं वहां पे टाइम ज्यादा लगेगा, और ये टाइम ज्यादा लगने से हमें टाइम मिल जाएगा वहां पे चीजें ज्यादा फेंकने के लिए या लेने के लिए, मतलब एब्जॉर्प्शन या री एब्जॉर्प्शन। मान लीजिए इंटेस्टाइन में हमने खाना खाया, तो आपका खाना अगर ऐसे मूव कर जाएगा तो वो टाइम कम मिलेगा एब्जॉर्ब करने के लिए। अगर वो ऐसे ऐसे मूव करे, है ना, थोड़ा स्लो मूव करे, तो फिर मतलब ऐसे टाइम ज्यादा लगेगा, तो आपको उसमें से चीजें न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में टाइम ज्यादा मिल जाएगा और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो पाएगा।
क्लियर पॉइंट। और यही अगर आपको ये तो हुआ चीजों को इंटेस्टाइन में आपने डाइजेशन करा और उठा के ब्लड में लेके आ रहे पहली बार। अब वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट हुई, फिल्टर हो गई कहाँ पर, आपके किडनी में, और आ गई बॉमन्स कैप्सूल में, वहां से मूव करी और एहसास हुआ कि तो कुछ ज्यादा चीजें आ गई हैं और कुछ चीजें वापस ब्लड में दे देनी चाहिए। अब हम चीजें वापस ब्लड में देते हैं तब उसे हम बोलते हैं री एब्जॉर्प्शन, तब टर्म यूज करते हैं री एब्जॉर्प्शन। तो वहां पे भी आपको क्या चाहिए होता है, आपको ऐसा वाला ब्रश बॉर्डर एपिथेलिया चाहिए होता है। क्लियर पॉइंट। तो बहुत ही क्लियर है कि जो ब्रश बॉर्डर एपिथेलिया वो आपको कहाँ मिलेगा, जहां एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जहाँ पे री एब्जॉर्प्शन हो रहा है। मतलब आपके जीआई ट्रैक्ट, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, स्पेसिफिकली इंटेस्टाइन, वहां पे आपको क्या मिलेगा, द ब्रश बॉर्डर एपिथेलिया। ठीक है ना। अच्छा, ये तो हुई एक बात। अब रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है, अब रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है आपके नेफ्रॉन में, और मैक्सिमम कहाँ पे होता है, मैक्सिमम होता है पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो पीसीटी इवन डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये दोनों आपके एग्जांपल हो जाते हैं किसके, ब्रश बॉर्डर एपिथेलिया के। ठीक है। अच्छा, अब स्पेसिफाई अगर स्पेसिफिकली अगर बोले तो ये वाला जो है कॉलमनार ब्रश बॉर्डर, ये आपको मिलेगा जीआई ट्रैक्ट में, इंटेस्टाइन में, और जो क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर है वो आपको मिलेगा कहाँ पे, पीसीटी में या डीसीटी में। क्लियर, आ रही है बात समझ में। ओके, तो हो गए इनके एग्जांपल्स। अब सिलियरिटी की बात करते हैं। एक बार फिर से बताइए, पीसीटी किसमें था? क्या बोल रहे हो काजल? सर पीसीटी उसमें था, क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर। हाँ, मतलब मैं बताता हूँ, सिंपल से याद रख लो कि नेफ्रॉन को क्यूबॉइडल एपिथेलिया से प्यार है। तो नेफ्रॉन में सारे टाइप के क्यूबॉइडल मिलते हैं, सिरिएटेड, ब्रश बॉर्डर। तो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल कहाँ मिलेगा, नेफ्रॉन में, पीसीटी एंड डीसीटी। ओके काजल? ओके सर। ओके, तो जो आपका पीसीटी और डीसीटी है, वहां पे कौन सा टाइप का एपिथेलिया है, ब्रश बॉर्डर वाला एपिथेलिया है फॉर द रीएब्सॉर्प्शन। ठीक है। आइए सिलिएटेड की बात करते हैं। अब सिलिएटेड कहाँ चाहिए, अगेन आपको नेफ्रॉन में चाहिए। क्यों? आपने लूप ऑफ हेनले में ना पूरा नीचे जाना है फिर ऊपर आना है, तो आपको फिल्ट्रेट को बताना है कि पहले नीचे जा फिर क्या ऊपर आ। तो ये जो पूरा मूवमेंट है, इसके लिए क्या चाहिए आपको, सिलिएटेड एपिथेलिया चाहिए। तो आपने कौन सा सिलिएटेड एपिथेलिया रखा हुआ है, अगेन क्या बताया कि नेफ्रॉन को क्यूबॉइडल एपिथेलिया से प्यार है, तो ये कौन सा वाला हो जाएगा, क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलिया। एग्जांपल क्या हो जाएगा, डी लूप ऑफ हेनले। अच्छा, मेरी बात ध्यान से समझेगा कि रीएब्जॉर्प्शन ना हर जगह होता है, लूप ऑफ हेनले में भी होता है, पीसीटी में भी होता है, डीसीटी में होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके लूप ऑफ हेनले में एक ही तरीके का एपिथेलियम मिलेगा, और स्क्वामस भी मिलेगा, सिंपल के बॉर्डर भी मिलेगा, सिलिएटेड भी मिलेगा, और ब्रश बॉर्डर भी मिलेगा। तो इट्स नॉट अबाउट कि कौन से वाला कहाँ मिल रहा है, इट्स अबाउट मेजरली कौन सा वाला कहाँ पे है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ सिलिएटेड की बॉर्डर एपिथेलिया इज एग्जांपल है लूप ऑफ हेनले का, तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि वहां पर सिर्फ एक ही तरीके का एपिथेलियम सिलिएटेड। गॉट इट? तो ये एक ही तरीके का नहीं होता है, किसी भी ऑर्गन या टिश्यू के अंदर जाओगे तो हमें मल्टीपल तरीके के क्या मिलेंगे, एपिथेलियम मिलेंगे। तो जो मोस्ट कॉमनली है या जो मेजर है, जो इंपॉर्टेंस है जिसकी, ठीक है ना, उसके बारे में लेकर मैंने आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये मत सोचना कि सिर्फ लूप ऑफ हेनले में सिर्फ सिलिएटेड क्यूबॉइडल है, और भी तरीके के हो सकते हैं। ठीक है। तो क्यूबॉइडल, सिलिएटेड क्यूबॉइडल का एग्जांपल क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है ये द नेफ्रॉन, अगेन द लूप ऑफ हेनले। अच्छा, कॉलमनार सिलिएटेड कहाँ मिलता है, ये मिलता है फैलोपियन ट्यूब में, है ना। पता है आपको फैलोपियन ट्यूब? मान लीजिए मेरा ये हाथ समझ लीजिए, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। मान लीजिए कि दिस रीजन इज द यूट्रस, तो ये यूट्रस है, ये फैलोपियन ट्यूब है, और ये आपका फिमरे लाइक स्ट्रक्चर है, इनफंडिबुलम करके ऐसा कुछ है ना। तो यहाँ ओवरी है, राइट। तो ओवरी से एग आता है, कहाँ आ जाता है, इनफंडिबुलम में। फिर ये यहाँ से पूरा मूव करते हुए वो एग जो है फर्टिलाइज होने के बाद, फर्टिलाइज होने के बाद वो अल्टीमेटली यहाँ से आते 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 यूट्रस में इम्प्लांट होता है। तो ये जो मूवमेंट है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, यहाँ से सीधा यूट्रस के अंदर, ये कौन करा रहा है, सीलिया करा रहा है। ठीक है ना। लेकिन सीलिया सिर्फ डायरेक्शन देता है, ये भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप प्रॉपर स्टूडेंट्स हो। सीलिया जो है वो डायरेक्शन देगा कि एग तू इधर मूव कर। कभी आपने सोचा नहीं ना ये कि फैलोपियन ट्यूब तो ऐसे है, ठीक है ना। तो फर्टिलाइज होने के बाद एग इधर भी तो जा सकता है नीचे। Why it is going this direction only? Because cilia is giving the direction. cilia बीट कर रहा है और बोल रहा है कि इस तरफ ही जा। ठीक है ना।
ओके, तो इस तरफ ही जाता है। और जो उसको मूवमेंट वो कौन प्रोवाइड करता है, वो उसको प्रोवाइड करने वाले नीचे के मस्कुलर टिश्यू है, उसके नीचे मस्कुलर टिश्यू है। जैसे आपका मायोमेट्रियम होता है ना, एंडोमेट्रियम के बाद मायोमेट्रियम, तो फैलोपियन ट्यूब में भी एपिथेलिया के नीचे मस्कुलर टिश्यू होता है। एक्चुअली फैलोपियन ट्यूब इज नथिंग बट यूट्रस का एक्सटेंशन ही है। तो जो हिस्टोलॉजी यूट्रस के लिए फॉलो होती है वही हिस्टोलॉजी फैलोपियन ट्यूब के लिए भी फॉलो होती है, राइट। तो जो हिस्टोलॉजी यूट्रस की है कि एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, सेम गोज फॉर फैलोपियन ट्यूब आल्सो, बट थोड़ा सा पतला। epithelial layer, muscular layer, again epithelial layer, that is common, okay. So जो मसल है फैलोपियन ट्यूब की, वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स के वेव जनरेट करती है, उसे एग मूव करता है और डायरेक्शन कौन दे रहा है, सिलिया दे रहा है। और कौन से वाला एपिथेलिया है, कौन से वाला है, द कॉलमनार सिलिएटेड एपिथेलिया, कॉलमनार सिलिएटेड एपिथेलिया, दैट वन। पहला पॉइंट आ रही है बात समझ में, ओके। तो आपको सिलिएटेड के भी एग्जांपल मिल गए कि पीस की लूपा फैनले में क्यूबॉइडल सिलेटेड, और कॉलमनार सिलेटेड का मिलेगा आपको द स्पेसिफिकली फैलोपियन ट्यूब। एग्जांपल्स और भी हैं, पे अटेंशन। अब मैं तीसरे तरीके की बात कर रहा हूँ, तो छोड़ देते हैं यहाँ पे। मैं बात कर रहा हूँ सूडो स्ट्रैटिफाइड। अब देखिए सूडो स्ट्रैटिफाइड में कॉलमनार का ही मॉडिफिकेशन है, मतलब कि उसको हम सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार भी बोलते हैं। मतलब पूरा नाम क्या बोलते हैं, सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलिया, मतलब इट इज एक्चुअली कॉलमनार एपिथेलिया। अभी आपको डायग्राम से समझ आ जाएगा। देखिए अगर मैं डायग्राम बनाऊं सूडो स्ट्रैटिफाइड, राइट, आप डायग्राम ध्यान से देखिएगा। सूडो स्ट्रैटिफाइड में दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक टॉल कॉलमनार सेल्स और एक नीचे बेसल सेल्स। बेसल सेल्स और कॉलमनार सेल्स, मतलब ये हो गया इसके न्यूक्लियस, ये हो गया इसके न्यूक्लियस। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, पे अटेंशन। दो तरीके के सेल्स हैं, एक बेसल सेल्स और एक टॉल सेल्स। हाँ, होता ही है कि अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, पे अटेंशन एट द डायग्राम। इमेजिन कीजिए आप इसको माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं। जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो क्योंकि न्यूक्लियस की पोजीशन ऊपर नीचे, न्यूक्लियस की पोजीशन कैसी है, ऊपर नीचे, तो आपको लगेगा कि एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि इसमें बहुत सारी क्या है, लेयर्स है। क्या सच में इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं? नहीं, इसमें बहुत सारे लेयर्स नहीं है। तो ये दिखता स्ट्रैटिफाइड है, दिखता लेयर्ड है, लेकिन ये लेयर नहीं है। इसलिए हम तो जो दिख रहा है जैसे जैसे कि लेयर्ड हो लेकिन लेयर्ड ना हो, दैट इज सूडो स्ट्रैटिफाइड। और है कॉलमनार, तो सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलिया, इंडिया में इसका क्या बोलते हैं, नाम बोलते हैं सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलिया। करेक्ट। अब ये भी आपको दो फॉर्म में मिल जाएगा, कौन सा, सिलिएटेड, ब्रश वाटर मिलेगा, सिलिएटेड एंड नॉन सिलिएटेड, सिलिएटेड एंड नॉन सिलिएटेड। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, देखिए जो सिलिएटेड वाला है, ठीक है ना, जो कौन सा वाला है, सिलेटेड वाला है, वो आपको मिल जाएगा कहां पर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो कभी कभार ना क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान सुनिएगा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलिया होता है। हाँ सही है, सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलिया होता है। कौन सा होता है, सूडो स्ट्रैटिफाइड टाइप का होता है। तो कई बार सूडो स्ट्रैटिफाइड स्पेसिफिक नहीं करेगा, क्योंकि मैं बताया ना कि सूडो स्ट्रैटिफाइड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनार ओनली। तो आप ये कॉलमनार एपिथेलिया ही है, आगे बात समझ। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपको मिल जाएगा सिलिएटेड सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलिया, या सिंपली सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलिया आप बोल सकते हो। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये रहता है, ठीक है ना। अच्छा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में काम क्या है इसका बताता हूं मैं आपको। देखिए आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना इकलौता सिलिएटेड कॉलमनार नहीं है, ठीक है ना। वहां पे कुछ कुछ कॉलमनार एपिथेलिया नॉर्मल वाला भी है, बेसिक वाला भी है। अब कुछ कॉलमनार एपिथेलिया के जो सेल्स हैं, दे आर मॉडिफाइड एज गॉबलेट सेल्स।
गॉबलेट सेल्स वो कॉलमनार सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस रिलीज करते हैं। तो क्या होता है, आप ध्यान से देखा, मान लीजिए आप सांस ले रहे हो, मानना क्या होगा, आप ले ही रहे हो, ठीक है ना। जब भी आप सांस ले रहे हो तो बहुत सारे बैक्टीरिया पैथोजेंस आपकी बॉडी में एंटर कर रहे हैं। भैया अगर एनवायरनमेंट में ज्यादा है तो ज्यादा एंटर करेंगे, कम है तो कम कम एंटर करेंगे। तो बहुत सारे पैथोजेंस बैक्टीरिया वगैरह आपके सांस से आपकी बॉडी में क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। अब बॉडी क्या करती है, नाक या आपका रेस्पिरेटर क्या करता है, काफी ज्यादा म्यूकस रिलीज करता है। और म्यूकस की इंटेंसिटी डिपेंड करेगी कि कितने तरीके के पैथोजेंस आ रहे हैं। ज्यादा पैथोजन आएंगे तो म्यूकस की इंटेंसिटी क्या जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ओके, तो म्यूकस रिलीज होगा। ओके, अब ये जो म्यूकस है, ये चिपचिपापन है, ये क्या करेगा, ये पैथोजेंस को एंट्रैप कर लेगा, एंट्रैप कर लेगा। तो पैथोजेंस आपके क्या हो जाएंगे, एंट्रैप हो जाएंगे। क्लियर पॉइंट। अब एंट्रैप तो हो गए, तो क्या एंट्रैप करके उनको रखना है, नहीं, उस एंट्रैप पैथोजेंस को आपको धक्का मारना है। तो जो सिलिएटेड वाला एपिथेलिया है वो उसको धक्का मारेगा और धक्का मार के बॉडी से बाहर निकालेगा। तो आपको पता है कि कभी कभी आपको जब कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है, निमोनिया या कॉमन कोल्ड कुछ भी होता है, तो आपको बहुत ज्यादा बलगम जमती है। बलगम यानी उसे हम बोलते हैं इंग्लिश में फेलगम, फ्लेम एक्चुअली इज नोन एज फ्लेम, ठीक है ना, FLEGM, इट्स नोन एज फ्लेम। तो बहुत ज्यादा फ्लेम आपकी बॉडी में जमता है, और वो जो फ्लेम है वो कुछ नहीं है, जो म्यूकस में एंट्रैप क्या है, पैथोजेंस है, ठीक है ना। अब उसको धक्का मारा जाता है, और धक्का मार के देखिए आपका नोज है, उसे धक्का मारा, नाक वाले रीजन में ऊपर से धक्का मारा, और धक्का मार के देखिए नाक वाला, देखिए ऐसा है ना आपका, ये आपका पैलेट है, ये वाला ऐसा है ना, दिस इज योर पैलेट, ये आपका पैलेट हो गया। पैलेट के ऊपर क्या है, नेजल चैम्बर, नीचे क्या है, ओरल कैविटी। तो यहाँ से धक्का मारना शुरू किया, धक्का मार के उसको कहाँ ले आए, इधर से घुमा के इधर ओरल कैविटी में ले आए, ताकि आप उसको स्पिट कर दो, है ना। तो कभी खांसते खांसते आपके मुंह में ऐसे बलगम आ जाती है, तो वो क्या मतलब है, नाक से धक्का मार मार के, झटके दे के धक्का मार के जो आपको कहाँ लाया गया, ओरल कैविटी में लाया गया, ताकि आप उसको स्पिट कर दो बाहर, ठीक है। आरी बात समझ, वो बॉडी से निकल जाए, बाहर निकल जाए। क्लियर पॉइंट, आरी बात समझे। तो वो जो धक्के मारने का काम है वो सिलिया का है, ठीक है ना। कौन सा सिलिया है, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलिया, ठीक है ना। ये आपके ब्रोंक्यूल्स में मिल जाएगा, मतलब कि आपके जो ट्रेकिया है, ब्रोंक्यूल्स है, वहां मिल जाएगा। इसका एग्जांपल एक और हो जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सब आ रहा है, आपका नेजल चैम्बर, आपके ट्रेकिया, ब्रोंक्यूल्स, ये सब आपके में आ रहा है एग्जांपल, ठीक है। हाँ, जो लास्ट में लास्ट वाले जो ब्रोंक्यूल्स है, बहुत जो छोटे लास्ट में जो टर्मिनेटिंग ब्रोंक्यूल्स है ना, छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स, वहां पे क्या है कि अब ये कॉलमनार बड़ा नहीं, छोटा हो गया, थोड़ा सा कंप्रेस हो गया, तो ये अपीयर होता है, या आप कह सकते हैं वहां पे क्यूबॉइडल सिलेटेड हो गया। मतलब ये याद रखना कि आपको पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कैसा है, कि में आपको सिलेटेड एपिथेलिया मिल जाएगा। काम वही है, धक्के धक्के मार मार के पैथोजेंस को बाहर निकालना, ठीक है ना। तो दैट इज ऑल अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एपिथेलिया। अच्छा, नॉर्मल वाला सुपरसेलुलर एपिथेलिया का मिलेगा, नॉन सिलेटेड वाला, नॉन सिलेटेड आपको बहुत जगह मिल जाएगा, जैसे कि आपको बता देता हूँ मैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूरेटर, नॉट यूरेटर, यूरिथ्रा, यूरिथ्रा में मिल जाएगा, ठीक है। यूरिथ्रा के अलावा अगर हम बात करें का एग्जांपल, तो ऑल्फैक्टरी एपिथेलिया, ऑल्फैक्टरी एपिथेलिया क्या होता है आपके अभी बताया तो यही ऑल्फैक्टरी एपिथेलिया, मतलब आपके नाक का रीजन का एपिथेलिया। इवन नॉट जस्ट ऑल्फैक्टरी एपिथेलिया, इवन आपके जो ईयर है, ईयर का जो अंदर इनर ईयर के अंदर जो एपिथेलिया इन जगह पर, वहां पे क्या मिल जाएगा आपको, स्यूडो सर्टिफाइड, सिंपल स्यूडो सर्टिफाइड कॉलमनार एपिथेलिया। तो आई सपोज दैट इज ऑल अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंपल एपिथेलिया। एक आखिरी चीज रह गई है मुझे आपको समझाने वाली, ठीक है ना, दैट इज ग्लैंडुलर एपिथेलिया। अभी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना फिर हम बात करेंगे, मूव करेंगे टुवर्ड्स द ग्लैंडुलर एपिथेलिया। सर आपने लास्ट का एग्जाम्पल कौन सा बताया था? हाँ जी, मेरे को आपकी आवाज नहीं है, क्या बोल रहे हो? सर आपने लास्ट वाला एग्जाम्पल कौन सा बताया था, ईयर से रिलेटेड जो बताया था? यूरेटर बोला, मैं सारे रिपीट कर देता हूँ। मैंने यूरेटर बोला, और ऑल्फैक्टरी एपिथेलिया बोला, ऑल्फैक्टरी एपिथेलिया मतलब आपके नेजल चैम्बर का एपिथेलिया, और मैंने बोला इनर ईयर,
आपके जो ईयर है, इनर ईयर, जहाँ पे आप है ना, जो जिसको आप लैब्रिंथ भी बोलते हो, वहां पर जो एपिथेलिया है वो आपका सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलिया रहेगा। ओके सर। ओके, चलिए, तो आगे क्या बात करनी है हमें? हाँ, आगे है ग्लैंडुलर एपिथेलिया। आप देखिए, ग्लैंडुलर एपिथेलिया कुछ भी नहीं है, आपका क्यूबॉइडल और कॉलमनार, मेजरली कॉलमनार, मतलब दोनों क्यूबॉइडल भी और कॉलमनार भी, लेकिन मेजरली मेजरली कॉलमनार एपिथेलिया। ये ही मॉडिफाई हो जाते हैं फॉर सेक्रीशंस, और जब ये मॉडिफाई हो जाते हैं फॉर सेक्रीशंस, देन दे आर टर्म्ड एज ग्लैंडुलर एपिथेलिया। मतलब ग्लैंडुलर एपिथेलिया मतलब ग्लैंडुलर एपिथेलिया इज नथिंग बट मॉडिफाइड क्यूबॉइडल और कॉलमनार एपिथेलिया। क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझ में? तो ग्लैंडुलर एपिथेलिया यही है, मॉडिफाइड क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार एपिथेलिया। अब ये तो हमें क्लियर हो गया। अच्छा, सिर्फ ग्लैंड्स ही नहीं, इवन डक्ट्स, इवन जो डक्ट्स हैं ग्लैंड्स की, ठीक है ना, हर एक ग्लैंड की डक्ट नहीं होती, लेकिन जिन भी ग्लैंड्स की डक्ट है, जो भी आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनकी जो डक्ट्स हैं वो भी किससे बनी होंगी? क्यूबॉइडल से या कॉलमनार से, सिंपल क्यूबॉइडल या सिंपल कॉलमनार। अब एक चीज नोटिस करने की, एक्सेप्शंस की बात, एक्सेप्ट द पैनक्रियाटिक डक्ट एंड दी सलाइवरी डक्ट। तो पैनक्रियाटिक डक्ट और सलाइवरी डक्ट एक्सेप्शन में आती हैं। उनका जो एपिथेलिया है वो सिंपल एपिथेलिया से नहीं बना होता है, वो सिंपल क्यूबॉइडल या कॉलमनार से नहीं बना होता है। तो सलाइवरी डक्ट, लार्ज सलाइवरी डक्ट, स्पेशली पैरोटिड डक्ट, आपके पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स की डक्ट, और आपके ये क्या नाम है इसका, पैनक्रियास की डक्ट, ठीक है ना, ये दोनों कंपाउंड एपिथेलिया की बनी होती है, सिंपल एपिथेलिया की नहीं बनी होती है। ठीक, ओके, आप सिंपली सलाइवरी और पैनक्रियाटिक बोल सकते हैं। बाकी सारी डक्ट्स जो है वो क्यूबॉइडल और कॉलमनार एपिथेलिया की बनी होती है। तो दिस ब्रिंग्स मी टू समथिंग नोन एज ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स की बात करते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारे लिए ग्लैंड्स। ग्लैंड्स वाला कोई बहुत खतरनाक टॉपिक नहीं है, ये स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही बेसिक टॉपिक है। ये सारी चीजें आप एक्चुअल में जानते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, इसके सब फिजियोलॉजी का रिकॉलिंग है। मतलब आपने फिजियोलॉजी अगर आपको क्लियरली पता है तो आपको ये सारी चीजें पता ही है, बहुत मुश्किल नहीं है। तो हमारे पास ग्लैंड्स के नाम पे, अगर ग्लैंड्स की बात करें तो जो भी सेक्रेशन देगा वो ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स की कैटेगरीज हमारे पास। सबसे पहले उनके कितने सेल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके ऊपर। तो मान लेते हैं एक ही सेल अगर पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें से एक ही सेल मॉडिफाई हुआ है, जैसे ये गॉबलेट सेल है, क्या है गॉबलेट सेल है, और ये एक ही सेल सेक्रेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ग्लूकोज रिलीज कर रहा है, ग्लूकोज रिलीज कर रहा है, तो इस ग्लैंड को मैं यूनिसेल्युलर ग्लैंड बोलूंगा। क्या बोलूंगा? यूनिसेल्युलर ग्लैंड, ठीक है ना। पहला पॉइंट, इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा? एग्जांपल गॉबलेट सेल्स, जी सेल्स। स्टमक, क्या करते हैं जी सेल्स? स्टमक के जी सेल्स क्या करते हैं भाई? गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करते हैं। गैस्ट्रिन इज अ हार्मोन जो ये रिलीज करते हैं, और गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है? HCl और पेप्सिनोजेन को रिलीज करवाता है। HCl और पेप्सिनोजेन को रिलीज करता है कौन? गैस्ट्रिन हार्मोन। अच्छा, अगर सेक्रीशन ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके रिलीज कर रहे हैं, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स आर इन्वॉल्वड इन द सेक्रीशन, तो फिर हम उसको बोलेंगे द मल्टीसेलुलर ग्लैंड। मल्टीसेलुलर ग्लैंड। अब बहुत मुश्किल नहीं है, आपके मेजॉरिटी ऑफ द ग्लैंड्स कैसे हैं? मल्टीसेलुलर ही है। जैसे कि आपके पैनक्रियास मल्टीसेलुलर है, और एड्रिनल मल्टीसेलुलर है, पिट्यूटरी मल्टीसेलुलर है। तो मैक्सिमम आपके ग्लैंड जैसे वेशियस और स्वेट ग्लैंड्स, ये सब कैसे हैं? दे आर मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स। तो मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स आर मल्टीसेलुलर, सम ग्लैंड्स कैन आल्सो बी यूनिसेलुलर। ये उनकी सेलुलरिटी की क्या है? डिफरेंस है, ठीक है ना। वहां पे एग्जांपल आप जो मन में लिख देते हैं, बहुत सारे, ठीक है।
कोई डाउट? आई सपोज दिस इज वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नाउ ग्लैंड्स के सेक्रेशन को अगर हम थोड़ा भूल जाएं तो अब डिपेंडिंग सेक्रेशन कहाँ रिलीज हो रही है, ग्लैंड कैन आल्सो बी टर्म्ड एज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। ग्लैंड कैन आल्सो बी टर्म्ड एज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। अब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में क्या डिफरेंस है? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में ये डिफरेंस है कि एंड ऑफ कोर्स बात तो उसके बाद बात करेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर पहली चीज सेक्रेशन मोस्टली हार्मोन होता है। क्या होता है? सेक्रेशन हार्मोन होता है, और सेक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में दिया जाता है या फ्लूइड में, डायरेक्टली सराउंडिंग फ्लूइड में। अब सराउंडिंग फ्लूइड बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, देखिए सराउंडिंग फ्लूइड का क्या मतलब है कि टिश्यू के बाहर जो भी सराउंडिंग फ्लूइड है उसको दिया जाएगा। और हमारी बॉडी में टिश्यू के बाहर जनरली ब्लड होगा, हमारा सर्कुलेटिंग फ्लूइड ब्लड है। तो कहने का मतलब है डायरेक्टली सराउंडिंग फ्लूइड मतलब डायरेक्टली ब्लड में दिया जा रहा है। या और सेक्रेशन क्या है? सेक्रेशन क्या है? हार्मोन है, डायरेक्टली ब्लड में दी जा रही है। और क्योंकि डायरेक्टली ब्लड में दी जा रही है तो देयर इज नो डक्ट, तो डक्ट नहीं है। तो बिना डक्ट के होंगे, डक्टलेस होंगे, डायरेक्टली सराउंडिंग फ्लूइड में सेक्रेशन देंगे। और सेक्रेशन मोस्टली क्या होगी? हार्मोन होगी, उसको बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। और एक्सोक्राइन अपोजिट हो जाएंगे, इसमें सेक्रेशन बाय डक्ट होगी, बाय डक्ट होगी। और डक्ट खुलेगा कौन? डक्ट खुल सकता है सीधा सीधा सबस्ट्रेट पे जहां पर उसने काम करना। जैसे फॉर एग्जांपल लिवर की डक्ट, बाइल जूस कहाँ आता है? सीधा खाने के ऊपर जहां उसने काम करना। अरे वो समझ, जैसे पैनक्रियाटिक डक्ट सेक्रेशन कहाँ आ रही है? सीधा खाने के ऊपर जहां उसने काम करना है ना। तो डायरेक्टली ऑन द सबस्ट्रेट या आउटसाइड द बॉडी डक्ट हो सकती है, आउटसाइड बॉडी भी हो सकती है। जैसे जैसे बहुत सारे, जैसे आपके स्किन के ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, इसकी डक्ट होती है आउटसाइड बॉडी। सेबेशियस ग्लैंड डक्ट होती है आउटसाइड बॉडी। और मेमरी ग्लैंड डक्ट होती है आउटसाइड बॉडी। तो या तो आउटसाइड बॉडी हो सकते हैं डायरेक्टली ऑन द सबस्ट्रेट, जिसमें इनको क्या करना है? काम करना है। तो ये हो गया आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब मुझे एग्जांपल बताने की जरूरत नहीं है, मैं फटाफट से नाम दे रहा हूँ कुछ ग्लैंड्स का, आप मुझे बताएंगे वो एंडोक्राइन है या एक्सोक्राइन है। ओके ओके, किससे पूछूं? या तो आप खुद खुद आंसर करने के लिए रेडी हो कि सर हाँ मैं बताऊंगा, या फिर मैं किसी पर्टिकुलर का नाम लूं? हाँ जी, चलिए आप तो आंसर नहीं कर रहे, मैं एक स्पेसिफिक नाम दे देता हूँ। क्षितिज आवाज आ रही है? क्षितिज का माइक काम नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ? ओके, तो फिर हम पूछते हैं शान्या देवी। शान्या देवी आवाज आ रही है? अगर आपको आवाज नहीं भी आती तो आप मैसेज में टाइप करके बता सकते हैं कि आवाज नहीं आ रही है। माइक खराब है शान्या देवी का। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, मुकुल कुमार। मुकुल, am I audible? सर आ रही है आवाज, मैसेज किया है सर शान्या ने। हाँ आवाज आ रही है, वो मुझे पता है। मैं उन स्पेसिफिक स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ कि उन तक क्लियर आवाज आ रही है। मैं वो तो मुझे पता है कि आवाज आ रही है। ठीक है, शान्या का मैसेज मैंने पढ़ लिया, मैं मुकुल से फिलहाल बात कर रहा हूँ। चलिए छोड़िए, पलक, पलक Yes, त्रिपाठी। sir. माय वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल तुमको? Yes, sir. ओके, मैं कुछ ग्लैंड्स के नाम दे रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे क्योंकि वो एंडोक्राइन है या वो एक्सोक्राइन है। ओके ओके, so I'm starting with let's say sebaceous gland.
सर एक्सोक्राइन। सेबेशियस ग्लैंड क्या होता है? सेबेशियस ग्लैंड सर स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड सुना है ना, वो स्वेट के साथ में होता है। ऑयल स्वेट रिलीजिंग एंड ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड। और ऑयल रिलीजिंग ग्लैंड जो ऑयल रिलीज करता है जी जी जी। सेबेशियस ग्लैंड। अच्छा, एक तो स्वेट वाले को क्या बोलते हैं? सॉरी सर। स्वेट वाले ग्लैंड को क्या बोलते हैं जो स्वेट रिलीज करता है? सर स्वेट ग्लैंड तो बोलते हैं। साइंटिफिक नेम क्या है? स्वेट ग्लैंड बोलते हो तो मुझे पता है, स्वेट वाले को स्वेट ही बोलेंगे। आइसक्रीम ग्लैंड तो बोलेंगे नहीं, आइसक्रीम को रिलीज करता है। एक्सोक्राइन। हाँ, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और सुडोरीफेरस ग्लैंड नहीं सुना है नाम? सुडोरीफेरस। नहीं ओके, तो नहीं। नहीं सुना तो इसको सुन लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। देयर इज समथिंग नोन एज सुडोरीफेरस ग्लैंड। ओके, सुडोरीफेरस ग्लैंड, दैट इज समथिंग नोन एज द स्वेट ग्लैंड, एंड ऑयल ग्लैंड इज सेबेशियस ग्लैंड। ठीक है, और भी ग्लैंड्स के नाम ले रहा हूं, फटाफट से बताइएगा। नेक्स्ट वन, पिट्यूटरी। पलक, आप ही बता रही हैं सब। सर वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होता है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड, अच्छा अच्छा। एंडोक्राइन सेक्रेशन क्या है उसकी? एंडो एक आध हार्मोन बता दो जो पिट्यूटरी रिलीज करता हो। सर भूल गई। पिट्यूटरी ग्लैंड सर को FSH। नहीं आती। चलिए पलक, आपको बहुत सारे रिवीजन की जरूरत है, ठीक है। हाँ शिवम, कुछ कह रहे थे तुम, अब बोलो। सर मैं कहा था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाँ, बहुत सिंपल है, एक मिनट माइक बंद करो शिवम। हार्मोन करके स्टिमुलेटिंग हार्मोन लगा दो और वो पिट्यूटरी से रिलीज होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मोस्टली जो एसएच वाले हार्मोन्स है जिनके नाम करके स्टिमुलेटिंग हार्मोन लिखा हुआ है, ऑल आर रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज अ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी, कैसे भूल जाते हैं आप लोग? इट इज एंडोक्राइन। पिट्यूटरी इज कंप्लीटली एंडोक्राइन, ठीक है ना। शिवम, अगला आगे से तब तुम कंटिन्यू करोगे, ठीक है। ओके अगला ग्लैंड थायराइड। एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन? सर एंडोक्राइन। एंडोक्राइन सर एंडोक्राइन। कि एक्सोक्राइन? सर एंडोक्राइन ही एंडोक्राइन, होगा। ठीक है। अगला ग्लैंड प्रोस्टेट। सर एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड कैसा हो जाएगा? एक्सोक्राइन हो जाएगा। एक्सोक्राइन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सेक्रेशंस रिलीज कर रहा है सीमेन के अंदर, वो आउटसाइड द बॉडी जा रही है, डक्ट है, प्रोस्टैटिक डक्ट है, तो एक्सोक्राइन हो गया। अगला वाला लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड सर एक्सोक्राइन। क्या रिलीज करता है लैक्रिमल ग्लैंड? सर ये मेमोरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। फिर लैक्टिफेरस ग्लैंड क्या होता है? नहीं नहीं सर, गलत बोल दिया। हाँ, तो लैक्टिफेरस जो डक्ट है वो मेमोरी ग्लैंड की डक्ट है, तो ग्लैंड मेमोरी ग्लैंड है, डक्ट लैक्टिफेरस डक्ट है। तो मेमोरी ग्लैंड ऑफ कोर्स एक्सोक्राइन है, बॉडी के बाहर रिलीज कर रहा है मिल्क को। मैं लैक्रिमल पूछ रहा हूँ, So tears LACRIMAL। टीयर का ग्लैंड है, आंसू का ग्लैंड है, आंसू बॉडी के बाहर रिलीज होता है, एक्सोक्राइन है, ठीक है ना। ठीक है ना, ऐसे ही लैक्रिमल के आसपास मेम्ब्रेन वगैरह भी रहते हैं, वो भी एक्सोक्राइन है। अगला सवाल, पैनक्रियास। so दोनों है। सर ये दोनों होता है। पैनक्रियास एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है। आगे की डिटेल्स, एंडोक्राइन क्यों है और एक्सोक्राइन क्यों है? सेक्रेशंस बताओ, सर एंडोक्राइन। सर एंडोक्राइन इसलिए होगा क्योंकि वो इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन निकालता है। और एक्सोक्राइन? सर क्योंकि वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं सर वो भी सेक्रेट करता है। एग्जैक्टली। पैनक्रियास एक ग्लैंड है जो एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है। ऐसे ग्लैंड्स को हम बोलते हैं द कंपाउंड ग्लैंड, ठीक है ना, या हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड या कंपाउंड ग्लैंड इसको बोल सकते हैं। ये एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन सिक्रेशन करता है। एंडोक्राइन सिक्रेशन में हार्मोन है कौन सा? इंसुलिन, ग्लूकागॉन। और एक्सोक्राइन सिक्रेशन में कौन है?
एक्सोक्राइन में आता है इसका पैनक्रियाटिक जूस, जो फूड के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगला सवाल, अगर कोई आंसर दे पाए, एंडोक्राइन सेक्रेट करने वाले पार्ट ऑफ द पैनक्रियास को क्या बोलते हैं और एक्सोक्राइन सेक्रेशन करने वाले पार्ट ऑफ द पैनक्रियास को क्या बोलते हैं? सर एंडोक्राइन को तो बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। एक मिनट, शिवम ने सही बोला, एंडोक्राइन वाले को बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ISLETS, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, LANGERHANS, ठीक है ना। शिवम इसको स्पेल करके मैसेज में डाल देना, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को। अच्छा, एक्सोक्राइन को क्या बोलते हैं? एसिनाई, सर वो नहीं याद आ रहा। एसिनाई बोलते हैं, एसिनाई, ACINI, या एसिनार सेल्स, ACINI, एसिनाई या एसिनार सेल्स। तो एसिनाई या एसिनार सेल्स इसका एक्सोक्राइन पार्ट है जो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा, और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंडोक्राइन पार्ट है। क्या कोई और भी ऐसा ग्लैंड है जो हेटेरोक्राइन या कंपाउंड ग्लैंड हो? एनी एग्जांपल, कुछ ऐसा माइंड में हो? Any idea with any gland which is something like that, जो heterocrine कंपाउंड हो? So kidney. किडनी, देखो किडनी, देखो किडनी हम एक्चुअली प्रॉपरली ग्लैंड्स के अंदर काउंट नहीं करते। किडनी के अंदर पर्टिकुलर सेल्स है जो सेक्रेटरी हैं या हार्मोन रिलीजिंग है, तो फिर वो सेल की टू सेल हम बात करते हैं। चलो किडनी के अलावा बताओ, व्हाट अबाउट टेस्टिस? टेस्टिस के बारे में क्या ख्याल है, वो एंडोक्राइन है कि एक्सोक्राइन है? So वो भी बोथ होना चाहिए। हाँ। कैसे? हाँ काजल, कैसे और बोथ होना चाहिए? बॉडी के बाहर जा रहा, जो बॉडी के अंदर नहीं, है। मैं बॉडी के बाहर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मैं तो सेक्रेशन पूछ रहा हूँ। कौन सी सेक्रेशन ऑफ द टेस्टिस को एंडोक्राइन बोलोगे, कौन सी सेक्रेशन को एक्सोक्राइन सेक्रेशन बोलोगे? सेक्रेशन में तो एंडो और एक्सोक्राइन होती है ना, तो टेस्टिस की कौन सी सेक्रेशन एंडोक्राइन है, कौन सी एक्सोक्राइन है? सोचते हैं, हाँ जी, सोचते हैं देखिए। हाँ सोच लो। एनीबडी कैन आंसर दिस? टेस्टिस की कौन सी सेक्रेशन एंडोक्राइन और कौन सी एक्सोक्राइन होगी? बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है ये। सर एंडोक्राइन तो हॉर्मोन्स हो जाएगी। कौन से? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन एक ही तो हार्मोन जो वो रिलीज कर रहा है, एंड्रोजेंस, ठीक है ना। और एंड्रोजेंस एंड्रोजन। और एंड्रोजेंस डिफरेंट टाइप के हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन है ना, एपिएंडोस्टेरोन है ना। तो टेस्टोस्टेरोन इज अ मेजर एंड्रोजन जो वो रिलीज करता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या हो गया, उसका एंडोक्राइन सेक्रेशन, एकदम करेक्ट है। एक्सोक्राइन में क्या आएगा? स्पर्म। सर मैं स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ इज अ काइंड ऑफ सेक्रेशन, तो वो कौन सी सेक्रेशन है उसकी? एक्सोक्राइन सेक्रेशन है। तो टेस्टिस कैन आल्सो बी काउंटेड एज द एंडो एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, और सेम ओवरीज के साथ है। सेम किसके साथ है? ओवरीज के साथ। तो गोनैड्स को भी हम कंपाउंड ऑर्गन्स बोल सकते हैं, कंपाउंड स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं, जो कि एंडोक्राइन भी हैं और एक्सोक्राइन भी हैं। तो अभी इतने ही डिफरेंसेस हैं। अभी नेक्स्ट टाइम हम ग्लैंड्स के बारे में और भी बातें करेंगे, जैसे हम बात करेंगे अबाउट द एपोक्राइन ग्लैंड, मीरोक्राइन ग्लैंड, ये सब बातें, और थोड़ा स्ट्रक्चर के ऊपर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस। बस उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चलेंगे करेक्टिव जंक्शंस के ऊपर, फिर बात करेंगे हम कंपाउंड्स एपिथेलिया की, फिर जंक्शंस वगैरह। तो थोड़ा सा रह गया पार्ट आपके एपिथेलिया का, उसे कवर करके विल टॉक अबाउट कनेक्टिव इन द नेक्स्ट क्लास। एनी डाउट्स फॉर टुडेस क्लास? No, sir. चलिए फिर कोई डाउट नहीं है तो विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।